हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद के बारे में। दोस्तों, छंद से संबंधित बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जा रही थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में छंद का पूरा विश्लेषण करके रख देंगे दोस्तों, गुर्दा गुर्दा उड़ा देंगे छंद के, ठीक है। छंद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, यति, गति, लय, तुक, ठीक है। इसके अलावा देखिए जगण, तगड़, मगड़, ये आपने शब्द सुने ही होंगे। इसके अलावा देखिए चौपाई, रोला, उल्लाला, गीत का, हरि गीत का। तो संपूर्ण जितने भी आपको जो पॉइंट परेशान करते हैं सभी के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से छंद आपको आपके एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। तो देखिए, ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ना है जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे सभी को क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि जो बता रहा हूं आप या तो नोट कर लें, नोट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एक काम करिएगा कि साथ में स्क्रीनशॉट जरूर करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और इसके पहले एक बात आपको याद रखना है कि हमारी क्लास डेली 4 बजे आपको क्लास YouTube पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी बच्चे देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने, थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और छंद के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे आपको बस एक काम करना है कि इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और 2 मिनट आराम से बैठकर इसको समझिएगा। इसके बाद में प्रश्न लगाकर देखिएगा कि छंद से संबंधित एक भी प्रश्न यदि गलत होता है तो कहिएगा कि आप सर झूठ बोल रहे थे, ठीक है। चलिए, तो छंद क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। छंद की परिभाषा भैया क्या होती है। छंद की परिभाषा देखना है तो भैया छंद क्या होता है, अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति, ठीक है, को क्या है हम करते हैं भैया क्रमबद्ध तरीके से जब इनको लिखते हैं तो इसी रचना को क्या बोलते हैं भैया, छंद कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है किसको, वर्णों की संख्या को, मात्रा, गणना, यति, गति के साथ में जब क्रमबद्ध तरीके से हम सभी चीज को लिखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से जब हम इनको लिखते हैं तो इसी रचना को क्या बोलते हैं भैया, हम छंद कहते हैं। इसको याद रखना है इसको, ठीक है। अब देखिए छंद से संबंधित ये तो हमारी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भैया देखिए, जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा हमें यहां पर समझना है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए चौपाई हो गई। चौपाई में देखिए जैसे चौपाई है, बंदव, गुरुपद, परम, पदम, परागा। याद रखिएगा कि जो चौपाई है, देखिए जैसे एक लाइन है, क्रम से वर्णों को यहां पर लिखा गया है, ठीक है। मात्रा, यति, गति के साथ में क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखना है इसको। देखिए अब बात आती है कि देखिए भैया तुक, तुक को क्या बोलते हैं, छंद की आत्मा कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला हमारा जो पॉइंट बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि छंद शास्त्र के प्रणेता किसे कहा जाता है, छंद शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा किसको कहा जाता है, आचार्य पिंगल को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भैया छंद के जनक किसको बोला जाता है, छंद के जनक किसको बोला जाता है। तो याद रखना है आपको, छंद के जनक किसको कहा जाता है, आचार्य पिंगल को कहा जाता है। और जो छंद से संबंधित प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है भैया, छंद शास्त्र है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं। देखिए छंद का यदि पूछता है कि सबसे पहले उपयोग किसमें किया गया था छंद का, तो आपको याद रखना है भैया जो प्रथम आपका वेद है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। तो प्रथम वेद में क्या है, छंद का सबसे पहले उपयोग किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। चौपाई हो गई, दोहा हो गया, रोला हो गया, उल्लाला हो गया, ये सभी कैसे हैं भैया, छंद हैं। छंद के ही क्या है, प्रकार हैं, जिनको हम लय, तुक, यति, गति के साथ में अक्षरों की संख्या के क्या है क्रमबद्ध तरीके से इनको लिखते हैं। तो इसी को क्या है, क्रमबद्ध तरीके से जिसकी हम रचना करते हैं उसको क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। चलिए, ये परिभाषा हो गई आपकी। और देखिए आपको 2 पॉइंट यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो याद रखना है। पूछा जाता है कि भैया छंद की आत्मा किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, तुक को बोला जाता है। चलिए थोड़ा सा देखिए, जो छंद के अंग हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है पूरी आपको विस्तार के साथ में बताऊंगा। बस धैर्य के साथ में आपको इनको समझना है। चलिए देखिए छंद की, इसके बाद में कहां पर इसका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और जो तीसरा पॉइंट याद रखना है वो क्या है भैया, कि आचार्य पिंगल को छंद का जनक बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद छंद के अंग कौन कौन से हैं, तो भैया छंद के अंग पूछता है तो याद रखिएगा कितने अंग है भैया, छंद के कितने हैं, 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं, चरण हो गया, वर्ण हो गया, मात्रा हो गया, क्रम, यति, गति, तुक और गण, ठीक है। ये कितने हैं, 8 छंद के गण माने
तत्व माने जाते हैं या फिर जिनको बोल सकते हैं कि अंग होते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए, इसके बाद हमारे सामने छंद का पहला अंग है, वो क्या है, जिसको हम चरण या पद के नाम से जानते हैं। भैया चरण या पद आखिर होता क्या है? देखिए छंद में जो पंक्तियां होती हैं, जो पंक्तियां हैं छंद में, वो किसमें विभाजित रहती हैं? चरण या पद में विभाजित रहती हैं। जैसे देखिए आपके सामने उदाहरण है, पहला है, देखिए पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, ठीक है, तीसरा चरण हो गया, चौथा, इसी प्रकार पांचवा, छठवां। ठीक है, तो किसी किसी छंद में क्या है, आपको 4 चरण देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए चौपाई हो गई, दोहा हो गया, रोला हो गया। ठीक है, कितने होते हैं भैया? 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए किसी किसी में क्या है, 6 आपको चरण देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे सामने अगला जो अंग है वो क्या है? वर्ण, या जिसको क्या बोलते हैं? मात्रा। यदि वर्ण या मात्रा आप समझ गए तो समझ लीजिएगा कि पूरा छंद आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज्यादा गलतियां बच्चों से जो होती हैं वर्ण या मात्राएं में ही होती हैं। ठीक है, चलिए तो वर्ण या मात्रा, देखिए इसके लिए आपको क्या है जरूरी? वर्णमाला आनी चाहिए। जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर आने सबसे ज्यादा जरूरी है, समझिएगा। यहां पर देखिए, तो जो वर्ण या मात्राएं क्या होती है, तो मुख से जो ध्वनि को बताने के लिए निश्चित किए गए वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जो मुख से जो ध्वनि निकलती है उसको बतलाने के लिए क्या बोलते हैं? वर्ण या मात्रा कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके ह्रस्व हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? लघु वर्ण के रूप में जानते हैं। और जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, उनको क्या है भैया? हम गुरु के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर नियम है। ह्रस्व स्वर किसको मानेंगे? ह्रस्व स्वर की मात्रा कहां पर लगाएंगे? या बोल सकते हैं कि लघु बाण किसको मानेंगे, या फिर दीर्घ मात्रा, या फिर बोल सकते हैं कि गुरु बाण किसको मानेंगे? चलिए यहां पर समझते हैं। तो देखिए ह्रस्व किसको मानना है? जितने आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है, आ ई उ, या बोल सकते हैं कि जिन अक्षरों पर हमको क्या है भैया? जोर ना लगाना पड़े, जिसको बोलने में जोर ना ज्यादा लगाना पड़े, उसको क्या मानेंगे हम भैया? लघु वर्ण के अंतर्गत काउंट करेंगे। ठीक है, और जिसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ जाए वहां पर किसको काउंट करेंगे? उसको काउंट करेंगे गुरु वर्ण के अंतर्गत। जो लघु वर्ण होता है उसको डंडे के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, और जो आपका दीर्घ वर्ण होता है या जिसको गुरु वर्ण बोलते हैं उसको एस आकार का होता है, एस से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यदि आपको देखे कहीं पर आधा अक्षर देखने को मिलता है, जैसे मैं बोलता हूं सत्य, सत्य, तो जो सत्य में आधा ता आ रहा है, जो आधा ता आ रहा है, इसको किसके अंतर्गत काउंट करेंगे? लघु वर्ण के अंतर्गत काउंट करेंगे। यह भी आपको याद रखना है। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात यहां पर आती है कि भैया सत्य के पहले जो आपका आधा अक्षर आ रहा है, इसके पहले जो यहां पर वर्ण आएगा उसको किसके अंतर्गत? तो भैया उसको दीर्घ वर्ण के, या बोल सकते हैं कि गुरु वर्ण के अंतर्गत आपको काउंट करना है। यह भी आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आपके सामने देखिए नियम है, नियम पढ़ लेते हैं। तो आ ई उ आता है, ठीक है, तो इसको किसके अंतर्गत भैया? लघु वर्ण मानते हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर मैंने बोला है आपको आधा अक्षर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए चंद्र बिंदु आता है, आपने पढ़ा होगा भैया हंस। ठीक है, हंस, तो हंस में जो आपका चंद्र बिंदु आता है, चांद बिंदु, याद रखिएगा मैं बिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं वो लिखता हूं अंग, तो अंग वाला जो होगा भैया, जो बिंदी होगी, अंग वाली जो बिंदी होगी, इसको हम किसके अंतर्गत काउंट करेंगे? दीर्घ वर्ण के अंतर्गत काउंट करेंगे। यह भी आपको याद रखना है। लेकिन चांद बिंदी, जो चंद्रमा वाली जो बिंदी आती है, इसको हम काउंट किसके अंतर्गत करेंगे? लघु वर्ण के अंतर्गत काउंट करेंगे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 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 इसके बाद देखिए दीर्घ वर्ण का क्या है, फंडा है यहां पर। चलिए समझते हैं। तो मैंने बोला कि जिसको ज्यादा तेज बोले, जिसमें ज्यादा जोर लगाना पड़े। दूसरा जो आपको समझना है, मैंने बताया जैसे सत्य लिखा हुआ है, तो सत्य के देखिए आधा अक्षर जो है उसको तो हमको लघु वर्ण काउंट करना है। लेकिन देखिए जो आपका सा है आगे का, जो आगे का जो वर्ण आ रहा है, इसी प्रकार से देखिए जैसे मां आ रहा है मंद में, तो जो आगे का वर्ण है उसको हम क्या मानेंगे? गुरु वर्ण के अंतर्गत काउंट करेंगे। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुस्वार मैंने बता दिया है। विसर्ग वाले जो वर्ण होते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग, यदि आयोग वर्ण आपको देखने को मिल रहे हैं तो वहां पर क्या मानेंगे भैया? वहां पर मानेंगे गुरु वर्ण काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके नियम। अब देखिएगा, चलिए समझते हैं। इसके बाद में जो अगला अंग है वो है गति। गति क्या होता है भैया? जो लय के साथ में हम पढ़ाई करते हैं ना, जो लय के साथ में हम भैया पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। गति, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं
कि मंगल भवन या मंगलहारी, ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने साधारण बोला, मैं इसको लय के साथ में कैसे पढ़ूंगा भैया, जो लय या गति के साथ में कैसे पढ़ सकता हूं, मैं बोलता हूं कि मंगल भवन या मंगलहारी, तो एक लय बन रही है यहां पर, जो लय बन रही है, जो गति बन रही है भैया, उसको क्या बोलते हैं, हम गति बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है, यति। तो जहां पर विश्राम, जहां पर विराम देखने को मिलता है, जहां पर विश्राम हो, जहां पर रुकने की बात की गई हो, वहां पर जो होती है यति होती है। जैसे देखिए मैं बोलता हूं कि मंगल भवन या मंगलहारी, ठीक है, तो मंगलहारी हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूं कि दीर्घाहु दशरथ अजर बिहारी, तो हारी के यहां पर मैं क्या है, थोड़ा सा यहां पर मैंने विश्राम लिया है। जैसे मैं बोलता हूं कि मंगल भवन या मंगलहारी, ठीक है। इसके बाद बोलता हूं कि दीर्घाहु दशरथ अजर बिहारी, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहां पर रुक रहा हूं, और इसी को क्या बोलेंगे, जहां पर हम थोड़ा सा विराम लेते हैं वह उसी को क्या बोलते हैं, हम यति बोलते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला अंग है आपका क्या है, तुक है। तुक क्या है भैया, जैसे मैंने बोला कि मंगल भवन या मंगलहारी, देखिए लास्ट का वर्ण क्या आ रहा है, तुकांत। जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे आ रहा है भैया हारी, और फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि दीर्घाहु दशरथ अजर विहारी, क्या आ रहा है भैया, इसमें भी आ रहा है बिहारी। तो जो लास्ट के वर्ण जो समान आ रहे हैं, क्या है भैया, एक तुक बन रही है यहां पर, तो उसको क्या बोलते हैं, हम तुक बोल रहे हैं। जैसे हमको भाई भाती हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी, तो लास्ट के जो वर्ण है भैया क्या है, तुक का यहां पर निर्माण कर रहे हैं, और इसी को क्या बोला जाता है भैया, छंद की आत्मा बोलते हैं। समझ गए ना आप। चलिए इसके बाद देखते हैं गण। गण आपको इतना याद रखना है, कितनी है इनकी संख्या, 8 है। इसके याद करने के लिए वैसे जरूरी नहीं है, सूत्र होता है इसका या माता राजभान सलगा, ठीक है। लेकिन आपको याद नहीं रखना है, इतना आप याद रखिएगा क्या होते हैं, यगण मगण। जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना था वो मैंने आपको बता दिया है कि मात्राएं कैसे काउंट करना है, वो भी आपको बताऊंगा। मात्राओं के मैंने आपको नियम बता दिए हैं। चलिए इसके बाद में देखिए छंदों के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। छंदों के प्रकार कितने होते हैं भैया, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मात्रक छंद, वार्णिक छंद और वार्णिक वृंत छंद, और कौन सा होता है, चौथा मुक्त छंद होता है। जो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है मात्रक छंद से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसके बाहर आपका प्रश्न नहीं होगा। इसके अलावा देखिए वार्णिक छंद से 1-2 छंद इंपोर्टेंट है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, मात्रक छंद रखना है, बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो में कम से कम आपकी 1-2 दिन की ये क्लास होती है छंद से संबंधित, लेकिन इसको इतना छोटा कर दिया है मैंने, कम से कम देखिए 20 मिनट का ये वीडियो लगभग रहने वाला है। तो बताइएगा कि इतना छोटा, सिर्फ वही चीजें आपको दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए बेटा आपके पास समय थोड़ा सा कम है, और इसी समय को ध्यान में रखकर आज का ये वीडियो बनाया मैंने। चलिए इसके बाद देखते हैं अपने छंद। जो आपको यहां पर याद रखना है भैया, छंदों के प्रकार मैंने बताए हैं कौन कौन से हैं, मात्रक छंद बताए हैं, वार्णिक छंद बताए हैं और मुक्तक छंद। तो देखिए जो मात्रक छंद है इसमें से जो ज्यादातर पूछ लिया जाता है भैया, तो यहां पर आपको याद रखना है कि मात्रक छंद है वो कितने प्रकार से, 3 प्रकार से बांटा गया है यहां पर। एक तो सममात्रक छंद हो गया, अर्ध सममात्रक छंद हो गया और विषम मात्रक छंद हो गया, ठीक है। देखिए सममात्रक छंद के अंतर्गत इसको पहले स्क्रीनशॉट करिएगा आप, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो सममात्रक छंद है इसको किसमें चौपाई होता है, चौपाई पूछ लिया जाता है कि कैसा छंद है भैया, तो चौपाई कैसा है, एक सममात्रक छंद है। ये तो पूछेगा, ठीक है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा कि कैसा छंद है, तो आप कहेंगे सर कि एक मात्रक छंद है। लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है कि कैसा छंद है, तो भैया आप कहेंगे कि सममात्रक छंद है, या फिर अर्ध सममात्रक छंद है, या फिर विषम मात्रक छंद है, ठीक है। चलिए देखिए तो कौन कौन से है सममात्रक छंद के अंतर्गत, तो चौपाई हो गई, रोला हो गया, गीत का हो गया, हरि गीत का हो गया, दोहा, ठीक है, सोएटा हो गया, बड़बे हो गया, उल्लाला। ये कैसे छंद है भैया, अर्ध सममात्रक छंद है। और विषम मात्रक छंद में आपको 2 छंद यहां पर याद रखना है, कौन कौन से हैं, एक तो कुंडलिया हो गया और छप्पा छंद हो गया। चलिए देखिए मुक्त छंद की बात करते हैं, तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद रखिएगा जो आपके सामने महत्वपूर्ण है यहां पर, कि मुक्त छंद के प्रणेता किसको बोला जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। प्रथम पुस्तक कौन सी है, जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। चलिए देखिए अब मात्रक छंद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से प्रश्न गिरता है आपके एग्जाम में, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए देखिए चौपाई छंद, तो चौपाई होता है, देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि कैसा है भैया, एक मात्रक छंद है, ठीक है, कैसा है, मात्रक छंद है। और कैसा छंद है, सममात्रक छंद है। यह भी आपको याद रखना है। कितने चरण होते हैं, जो दूसरा पॉइंट है याद रखने, 4 चरण होते हैं, ठीक है। तीसरा याद रखना है कितने होते हैं भैया, 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ठीक है। तो 3 यहां पर चौपाई से याद रखिएगा भैया। एक कैसा, एक सममात्रक छंद है, दूसरा 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए आपके सामने उदाहरण है कि यह विधि राम समय समझावा, गुरुपद परम हर्ष सिरनावा। देखिए
तुक भी मिल रहा है, ठीक है, तुक मिल रहा है ना, बताया था ना मैंने कि आपको तुक क्या होता है, जो लास्ट के अक्षर होते हैं भैया उनको क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पर जो समझना है मात्राएं गणना थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके बाद हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखिए जय, तो जय में क्या है, मैंने बताया कि जहां पर जोर ना लगाना पड़े, यदि ह्रस्व स्वर आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, ये लघु बाण होगा, यहां पर भी लघु बाण है। इसके बाद कपीस, पी में क्या है आपका, यहां पर क्या आ जाएगा, गुरु बाण आ जाएगा, ठीक है, आपके सामने है, ठीक है। इसी प्रकार से त्यों, ठीक है, मैंने बताया था कि चांद बिंदी, चांद बिंदी को क्या है भैया, ह्रस्व स्वर या जिसको लघु वर्ण के अंतर्गत हम काउंट करेंगे। इसी प्रकार से लोक, लोक में क्या है भैया, जो लो है आपका यहां पर एक आपका कैसा है भैया, ह्रस्व स्वर के सॉरी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, या जिसको बोल सकते हैं कि संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत काउंट किया है हमने भैया, इसको गुरु के अंतर्गत काउंट किया है। इसी प्रकार से का, ठीक है, आपके सामने ये सभी मात्राएं मैंने आपको गणना बता दी है। चौपाई की बात की है, 4 चरण है, देखिए एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और मात्राएं भी गणना कर लेते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, कितनी है, 16 मात्राएं हैं। तो क्या है भैया कि चौपाई जो होती है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। चलिए इसके बाद अगला जो उदाहरण, अगला आपके छंद का प्रकार है, कौन सा है, दोहा छंद है और इंपोर्टेंट है। चलिए दोहा का उल्टा किसको मानते हैं भैया, सोरठा छंद को माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोहा कैसा है, एक अर्ध सम्मात्रक छंद है, ठीक है, कैसा है भैया, एक अर्ध सम्मात्रक छंद है, जो आपको सारणी के माध्यम से मैंने आपको बताया था वहां पर, ठीक है, उसी को आपको याद रखना है, बाकी यहां पर अर्ध सम्मात्रक मात्रक आपको ऐसा याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए तो कितनी होती है भैया, 13 13 11 पर यति मानी जाती है। देखिए यहां पर क्या है भैया, 13 मात्राएं होंगी यहां पर, ठीक है, जो आपका पहला चरण है यहां पर कितनी मात्राएं होंगी, 13। इसके बाद में यति आती है, और इसके बाद में क्या होता है कि आपका जो सम चरण होते हैं। देखिए जैसे आपको बोला जाता है कि सम और विषम चरण, इसको भी आपको समझना है थोड़ा सा। देखिए सम चरण कौन से होते हैं, ये आपका क्या है, एक विषम चरण है, और जो तीसरा होता है इसको भी हम विषम चरण बोलते हैं। जो आपका दूसरा होता है और चौथा, देखिए दूसरा और चौथा कैसे होते हैं, देखिए सम बाण है, सीधा समझिएगा, सम संख्या है तो सम चरण, विषम संख्या है तो कैसा होता है, विषम चरण, ठीक है। पहला और तीसरा विषम चरण, तो जो पहला और तीसरा होता है इसमें कितनी होती है, 13 मात्राएं, और जो आपका दूसरा और चौथा जहां पर चरण होता है इसमें होती है 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका दोहा कंप्लीट। चलिए इसके बाद आता है सोरठा। सोरठा में भी कितनी होती है भैया, 4 चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरण होती है, लेकिन ये क्या होता है कि दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। सोरठा को दोहा का उल्टा माना जाता है, और दोहा को किसका, सोरठा का उल्टा माना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो विषम चरण होते हैं उसमें क्या होते हैं, विषम चरण में 11 मात्राएं होती है, और जो आपके सम चरण है इसमें क्या होती है, 13 मात्राएं होती हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हरिगीत का। हरिगीत का में क्या है भैया, एक मात्रक छंद है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। 4 चरण होते हैं हरिगीत का में, और 16 और 12 पे क्या होती है, यति होती है, इसको भी आपको याद रखना है। और कुल मात्राएं यदि पूछता है तो कुल मात्राएं कितनी होती हैं, 28 होती हैं। देखिए एक बात और याद रखिएगा, यदि कुल मात्राएं पूछता है तो कुल मात्राएं कितनी होती हैं, दोहा और सोरठा में कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं रोला छंद। रोला छंद क्या कर रहा है, देखिए एक कैसा है, सममात्रक छंद है, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितना होता है भैया, 11 और 13 के क्रम में क्या होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अंत में 2 गुरु और 2 लघु देखने को मिलेंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपके सामने उदाहरण है, जैसा कि मैंने बताया कि अंत में क्या होता है, 2 लघु आपके सामने दिख रहे होंगे, और क्या है भैया, यहां पर गुरु आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 लघु है, दिख रहा है ना आपको, 2 लघु हैं और क्या है, 2 गुरु हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है उल्लाला। उल्लाला आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, कुछ यहां पर समझने लायक नहीं है, सीधा आपको यहां पर याद रखना है इन चीजों को। चलिए देखिए कह रहा है उल्लाला छंद, इतना तो बेटा याद रखना पड़ेगा आपको कि उल्लाला में कितनी मात्राएं होती हैं। इसके लिए क्या मैं आपको ट्रिक बतानी पड़ेगी क्या, ठीक है। यदि आपको मात्राएं याद है तो समझ लीजिएगा कि कहीं पर भी आपको मात्रा, फिर आपको छंद याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए तो उल्लाला छंद क्या है, एक मात्रक छंद है, और 16 और 13 के क्रम में क्या होती है, 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, उल्लाला छंद हो गया उल्लाला। चलिए कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। चौपाई, चलिए चौपाई फिर से, चलिए हम चौपाई को कर चुके हैं ना, हाँ चौपाई कर चुके हैं। चलिए फिर से चौपाई हमारे सामने है, चलिए कोई बात नहीं, चौपाई को यहां पर छोड़ते हैं। छप्पय छंद। छप्पय छंद क्या होता है,
छप्पन में कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जब चरण बताए थे कि वहां पर बताया था कि 4 चरण भी होते हैं छंद में, वो कितने होते हैं? 6 चरण भी होते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। पहले जो 4 चरण होते हैं, यहां पर समझने के लायक जो बात है कि जो पहले जो आपके यहां पर 4 चरण होते हैं वो किसके होते हैं भैया? रोला के होते हैं। और जो लास्ट के जो 2 चरण होते हैं वो किसके होते हैं? उल्लाला के होते हैं। चलिए, कुल मात्राएं कितनी होती हैं? कुल यहां पर मात्राओं की बात करते हैं तो देखिए 26 और 28 मात्राएं होती हैं। इसको आपको याद रखना है। कुंडलिया, कुंडलिया क्या है भैया? कुंडलिया कैसा है? एक विषम मात्रक छंद है और इसके क्या होता है कि इसके पंक्तियों में कितने 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण याद रखिएगा, शुरू के 2 चरण क्या होते हैं? दोहा के होते हैं। और अंत के जो 4 चरण होते हैं किसके होते हैं? उल्लाला के होते हैं। चलिए, इसी प्रकार क्या होता है कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहां पर देखिए मिस्टेक हो रहा है कि जो उल्लाला नहीं है, जो कुंडलिया होता है यहां पर किसके होते हैं? रोला के होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं? 4 चरण जो अंत के होते हैं किसके होते हैं? रोला के होते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए देखते हैं प्रमुख वाणिक छंद। वाणिक छंद क्या है समझिएगा? सवैया। तो सवैया जो है यहां पर जो आपको समझना है, अभी हम क्या देख रहे थे? मात्रक छंद। यहां पर हमारे सामने है वाणिक छंद। चलिए, तो वाणिक छंद में सिर्फ आपको एक तो सवैया याद रखना है और मालनी, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी आपको याद नहीं रखना है। चलिए, तो देखिए कह रहा है कि इसके चरण कितने होते हैं? 26 और 22 या 26 वर्ण होते हैं, ठीक है। एक से अधिक छंद होते हैं, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अनेक प्रकार होते हैं, इनके नाम भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। सवैया, प्रश्न बनता है भैया सवैया किसके फेमस है? ठीक है, सवैया किसके प्रसिद्ध थे? तो याद रखना है रस खान के, ठीक है, रस खान के प्रसिद्ध थे। चलिए, इसके बाद अगला है हमारा मालनी। मालनी क्या है भैया? एक वाणिक समृद्ध छंद है। और कितनी होती है भैया? 15 वर्ण होते हैं इसमें। अंत में आपको क्या है? 2 तगण, 1 मगण और 2 यगण देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। 8 और 7, ठीक है, 8 और 7 पर क्या होता है? इसमें वर्ण विराम होता है। चलिए, ये आपके छंद थे। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो समझने लायक चीज थी मैंने आपको समझाई है। वहां के देखिए स्क्रीनशॉट करके आपको क्या करना है? एक नजर डाल लीजिएगा और एक आप शॉर्ट नोट तैयार कीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए, और कुछ नहीं करना है आपको, सीधा आपको इतना याद रखना है। शॉर्ट नोट नहीं तैयार करते हैं तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कितनी मात्राएं होती है किस छंद में और कैसा छंद है। मैंने आपको देखिए एक टेबल बताई थी, इसको आपको याद रखना है। इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है कि इस टेबल में सम मात्रक छंद कौन सा है, यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। फिर अर्ध सम मात्रक छंद कौन सा है, ठीक है, पूछ लिया जाता है कि भैया मात्रक छंद कौन सा है और वाणिक छंद कौन सा है। तो इतना यदि आपने याद रख लिया तो समझ लीजिएगा कि एक भी यहां से प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। जो भी बच्चे यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूं, ठीक है। चलिए, यदि अभी आपने भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली 4 बजे आपको हिंदी हो या फिर देखिए जीके के क्लास हो, दोनों आपको 4 बजे क्लास प्रतिदिन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।